नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हालिया फैसले पर गहराई से बात करेंगे। गजानंद दत्तात्रेय गोरे बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 2025 INSC 913 है और ये विश्लेषण खास तौर पर हमारे वकालत कर रहे साथियों और लॉ स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है काफी काम का साबित होगा। जी बिल्कुल। मामला जमानत की शर्तों से जुड़ा है। मतलब खासकर जब पैसे जमा करने का एक वचन, एक अंडरटेकिंग देकर जमानत ली जाए और फिर अभियुक्त उस वादे से मुकर जाए। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो निर्देश दिए ना, वो जमानत की जो पूरी प्रक्रिया है उसको काफी हद तक आप कह सकते हैं बदल सकते हैं। तो ये वाकई अहम है। बिल्कुल। ये फैसला इस बात पर अच्छी तरह से रोशनी डालता है कि अदालतें जमानत याचिकाओं को खासकर ऐसे मामलों में कैसे देखती हैं जब अभियुक्त खुद कोई वादा करे और फिर उसे पूरा ना करे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले इस केस के जो तथ्य हैं, फैक्ट्स, उन पर बात करते हैं। जी, तो अपीलकर्ता गजानन गोरे, इन पर आईपीसी की कई धाराएं थी। 406, 408, 420, मतलब गबन, धोखाधड़ी, जालसाजी। काफी गंभीर आरोप थे। कितना अमाउंट था? इल्जाम था कि इन्होंने शिकायतकर्ता के संस्थान से करीब 1.6 करोड़ रुपए का गबन किया है। ओके। गिरफ्तारी हुई इनकी 17 अगस्त 2023 को। निचली अदालत से तो जमानत अर्जी खारिज हो गई थी। फिर मामला गया बॉम्बे हाईकोर्ट। अच्छा, तो हाईकोर्ट ने जमानत दे दी? हाँ, 1 अप्रैल 2024 को हाईकोर्ट ने जमानत दी, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त? क्या शर्त थी? अपीलकर्ता ने खुद एक हलफनामा दिया था कोर्ट में, मतलब एफिडेविट कम अंडरटेकिंग। उसमें बकायदा वादा किया था कि वो 5 महीने के अंदर 25 लाख रुपए जमा करेगा। ओ, मतलब खुद ही पेशकश की थी? जी हाँ, खुद। और हाईकोर्ट ने इसी हलफनामे को आधार माना। कोर्ट ने यह भी देखा कि ट्रायल में तो समय लगेगा और अभियुक्त का कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, तो 25 लाख रुपए ट्रायल कोर्ट में जमा करने की शर्त पर जमानत मंजूर कर ली। और कोर्ट ने साफ कहा कि ये हलफनामा एक वचन है कोर्ट के प्रति। बिल्कुल, अंडरटेकन गिवन टू द कोर्ट माना गया उसे। लेकिन फिर हुआ क्या? मतलब जाहिर है कुछ गड़बड़ हुई होगी, तभी मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सही कहा। अपीलकर्ता रिहा तो हो गया, पर उसने वो 25 लाख रुपए जमा ही नहीं किए। अरे! हाँ, और इतना ही नहीं, बाद में उसने एक और अर्जी लगा दी कि ये शर्त ही हटा दी जाए। हालांकि वो अर्जी बाद में उसने वापस ले ली। अच्छा, तो फिर शिकायतकर्ता ने एक्शन लिया होगा? जी। ओरिजिनल कंप्लेनेंट ने हाई कोर्ट में जमानत रद्द करने की, कैंसलेशन ऑफ बेल की अर्जी लगाई। और हाई कोर्ट का क्या रुख रहा? 1 जुलाई 2025 को हाईकोर्ट ने पाया कि भाई अपीलकर्ता ने जानबूझकर, मतलब ये वादा करके जमानत हासिल की और फिर साफ साफ उससे मुकर गया। कोर्ट ने इसे वचन का खुला उल्लंघन माना, तो जमानत रद्द कर दी। हाँ, जमानत रद्द कर दी और अपीलकर्ता को सरेंडर करने का आदेश दिया। तब मामला सुप्रीम कोर्ट गया। अपीलकर्ता की मुख्य दलील क्या थी सुप्रीम कोर्ट में? अपीलकर्ता का मेन पॉइंट यही था कि ये 2.5 लाख जमा करने की शर्त बहुत कठिन है, ओनरस है, और जमानत देते वक्त ऐसी शर्तें लगाना ये अपने आप में गलत है। उन्होंने कुछ केस लॉ भी दिए होंगे। हाँ, उन्होंने रमेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली और अपूर्व कीर्ति मेहता बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जैसे जजमेंट्स का हवाला दिया। इनमें यही कहा गया है कि जमानत के लिए पैसे जमा करने की शर्त लगाना वो ठीक नहीं है। और एक और केस का जिक्र था शायद, बिमल चैटर्जी वाला। जी, बिमल चैटर्जी बनाम संचिता चैटर्जी का भी हवाला दिया। कहा कि अगर समझौते की शर्तें पूरी ना हो तो वो जमानत रद्द करने का आधार नहीं बन सकता। और दूसरी तरफ शिकायतकर्ता और राज्य, उनका क्या कहना था? उनका तर्क सीधा था कि भाई ये वादा अभियुक्त ने खुद किया था, स्वेच्छा से किया था, हल्फनामे के जरिए, और ऐसा करके उसने एक तरह से अदालत को केस के मेरिट्स पर, गुण दोष पर विचार करने से रोक दिया। अच्छा, मतलब मेरिट्स पर सुनवाई नहीं हुई, सीधे वादे पर जमानत मिल गई। हाँ, यही उनका तर्क था। और फिर जमानत का फायदा उठा लिया और वादे से मुकर गया। उन्होंने कहा कि ये बिमल चटर्जी वाला केस यहां लागू ही नहीं होता, वो एक अलग मामला था समझौते की शर्तों का। यहां तो कोर्ट को दिए गए वचन का उल्लंघन हुआ है। तो ये थे दोनों तरफ के तर्क। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस पर। कोर्ट ने क्या कहा, ये सुनना दिलचस्प होगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का रवैया इस मामले में बहुत सख्त था, बहुत ही सख्त। कोर्ट ने पहले तो ये माना कि हाँ, सामान्य तौर पर जैसा रमेश कुमार और अपूर्व कीर्ति मेहता में कहा गया है, जमानत के लिए पैसे जमा करने की शर्त लगाना गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कोर्ट ने कहा इस केस में फर्क ये है कि अभियुक्त ने खुद ये पेशकश की थी, वो भी बाकायदा एक हल्फनामा, एक एफिडेविट कम अंडरटेकिंग के जरिए। ये कोई कोर्ट द्वारा थोपी गई शर्त नहीं थी शुरुआत में। ये महत्वपूर्ण अंतर है, बहुत महत्वपूर्ण। कोर्ट ने कुंदन सिंह बनाम सुपरिटेंडेंट ऑफ CGST केस का जिक्र किया और कहा कि इस तरह
स्वेच्छा से वादा करके जमानत लेना और फिर उससे मुकर जाना, इसे कहते हैं एप्रोबेटिंग एंड रिप्रोबेटिंग। एप्रोबेटिंग एंड रिप्रोबेटिंग मतलब एक तरह से दोहरा रवैया अपनाना, पहले किसी चीज का फायदा उठाना और फिर उसी चीज को नकार देना। कोर्ट ने कहा कि ये अदालत की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग है, ग्रॉस अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। कोर्ट ने काफी कड़ी भाषा इस्तेमाल की है। जी हाँ, कोर्ट ने यह भी कहा कि पक्षकार अदालतों के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपने वादा किया, कोर्ट ने उस पर भरोसा किया, आपको राहत दी और फिर आप मुकर गए। ये तो न्याय का मजाक बनाने वाली बात हुई। सही बात है। तो अंत में सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी और हाई कोर्ट ने जो जमानत रद्द करने का फैसला दिया था उसे बिल्कुल सही ठहराया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम निर्देश भी जारी किए हैं ना? हाँ, और मेरे ख्याल से ये इस पूरे फैसले का सबसे अहम हिस्सा है। वकीलों और अदालतों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। क्या निर्देश दिए कोर्ट ने? कोर्ट ने एक बहुत ही स्पष्ट और कड़ा निर्देश दिया। कहा, अब से कोई भी ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी अभियुक्त द्वारा पैसे जमा करने के किसी भी वादे, अंडरटेकिंग, चाहे वो कैसा भी हो, उसके आधार पर नियमित या अग्रिम जमानत मतलब रेगुलर या एंटिसिपेटरी बेल नहीं देगा। ओह, ये तो बहुत बड़ा निर्देश है। जी हाँ, कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिकाओं पर फैसला सिर्फ और सिर्फ मामले के गुण दोष यानी मेरिट्स ऑफ द केस के आधार पर ही किया जाएगा। अगर मेरिट पर जमानत बनती है तो बिल्कुल दीजिए, नहीं बनती तो खारिज कीजिए। लेकिन पैसे जमा करने के वादे के आधार पर जमानत नहीं? बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की शर्तों पर जमानत देने का ये जो चलन बन गया है, ये अब बंद होना चाहिए। और कोई निर्देश? कोर्ट ने यह भी कहा कि इस आदेश की कॉपी सभी हाई कोर्ट्स को भेजी जाए ताकि सबको पता चले। और हाँ, अपीलकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना क्यों? क्योंकि कोर्ट ने माना कि उसने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया था, समय बर्बाद किया, कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की। तो अब इस फैसले का असर क्या होगा? प्रैक्टिसिंग लॉयर्स के लिए, अदालती प्रक्रिया के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, इसका सीधा असर तो ये होगा कि अब जमानत हासिल करने के लिए पैसे जमा करने का वादा एक स्ट्रैटेजी के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, कम से कम सिद्धांत रूप में तो नहीं। मतलब अब बहस पूरी तरह मेरिट पर होगी? हाँ, बहस पूरी तरह से कानूनी बिंदुओं पर, सबूतों पर, केस के तथ्यों पर, जमानत के स्थापित सिद्धांतों पर केंद्रित होगी। ये नहीं कि मैं इतने पैसे जमा कर दूंगा, मुझे जमानत दे दो। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। बिल्कुल, अदालती प्रक्रिया की शुचिता बनी रहेगी और उन मामलों में भी एक स्पष्टता आएगी जहां अभियुक्त अपनी बोनाफाइड्स, अपनी नेक नियति दिखाने के लिए पैसे जमा करने की पेशकश करते थे। अब वो रास्ता कम से कम इस तरह से बंद हो गया है। तो ये था गजानन गौरे मामले का पूरा विश्लेषण। सुप्रीम कोर्ट का संदेश बहुत साफ है। जमानत का आधार कानून और तथ्य होंगे, महज पैसे जमा करने का वादा नहीं। जी, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि निचली अदालतें और हाई कोर्ट्स इन निर्देशों का पालन कितनी सख्ती से करते हैं और क्या इससे वाकई जमानत मिलने या न मिलने के पैटर्न पर कोई असर पड़ता है। लेकिन ये तो तय है कि ये फैसला भविष्य के कई मामलों को गाइड करेगा। एक सोचने वाली बात ये भी है, और शायद हमारे सुनने वाले इस पर विचार कर सकते हैं, कि जब पैसे जमा करने की पेशकश का रास्ता अब एक तरह से बंद हो गया है, तो बचाव पक्ष के वकील अभियुक्त की नेकनियति, उसकी बोनाफाइड्स दर्शाने के लिए अपनी दलीलों में किन वैकल्पिक तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। शायद ये एक नई बहस छेड़े। सही पॉइंट है, इस पर सोचना जरूरी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।